हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चन के जो नंबर्स रहने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस हैं। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आया है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आई थिंक समझा भी सकती हूँ आपको हिंदी में अच्छे से। बट इंग्लिश वाला कैंडिडेट, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो, एप्टीट्यूड मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर हमारा नज़रिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं। अब आपका एप्टीट्यूड क्या है? आप उसे डांटेंगे, किसी काम में उसको इंगेज करेंगे। बच्चा अगर शोर कर रहा है तो उसका कारण जानेंगे, तो वो आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड होता है ना। एक तरीके से किसी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया क्या है। तो टीचिंग में हमारा नज़रिया मैटर करता है, तो उसी के बेस पे ये पूरा जो है टॉपिक होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। होप आपको समझ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, छात्रों में स्व अध्ययन का विकास कैसे विकसित किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी, बच्चे के अंदर अगर आपको डेवलपमेंट करनी है कि बच्चा खुद से पढ़े, तो आप उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखो, लेक्चर देना तो बहुत गलत चीज़ है। लेक्चर तो आप कभी मत दीजिएगा। अगर आपको बच्चे के अंदर कोई चीज़ डेवलप करनी है तो छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें पाठ्य सामग्री देना दे सकते हो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत है। सी है, विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करना। और इसमें डी है आपका उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे देखो, जो दो ऑप्शन है बी और सी, ये दोनों ही सही है यहाँ पे। और जो डी है उसके अकॉर्डिंग हमें सभी को सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगर आपका अलग से कुछ ऐसा होता कि टीचर खुद मतलब रोल मॉडल है, तो वो वाला ऑप्शन टिक कर दे। बट यहाँ पे देखो, छात्रों की रुचि के अनुसार आप उन्हें कंटेंट दे रहे हो, आप उन्हें उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स दे रहे हो, तो बच्चा डेफिनेटली पढ़ेगा। विद्यालय में स्व अध्ययन के लिए अगर कोई अगर अलग से स्पेस है बच्चों के पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो उपयुक्त सभी है। वैसे व्याख्यान देना सही नहीं माना जाता है महत्व पर, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है, तो उसमें हमें ए वाला भी लेना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में, साइकोलॉजी में सारा दिमाग का खेल होता है। हमें चारों ऑप्शंस को पढ़ना होता है। ये जो है, हमें ऑप्शंस फिर हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो बी और सी दोनों सही है। ए मैंने बोला कि व्याख्यान देना सही नहीं समझा जाता है। आप लेक्चर दे देते हो कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद आप झूठ बोल रहे हो। तो रोल मॉडल टीचर प्रेजेंट करती है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो डी सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि इन फ्यूचर मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी स्पेशल बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले, उनके लिए शायद ये चीज़ें नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा पता रहे कि हमें किस तरीके से राइट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ हमें सारे ही सही लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। एज अ टीचर आप अपने व्यक्तिगत कार्य को, पर्सनल कार्य को नहीं। बच्चों को ट्यूशन, देखो ट्यूशन तो आप बिल्कुल भी ना तो पढ़ा सकते हो, ना उनको मोटिवेट कर सकते हो। आरटीई एक्ट में साफ मना किया गया है ट्यूशन्स के लिए। शिक्षण अधिगम को प्राथमिकता देंगे या विद्यालय की स्वच्छता को? विद्यालय की स्वच्छता देखने वाला देखता रहेगा। आपको इन चारों में से अभी जो ध्यान देना है वो है शिक्षण अधिगम को। टीचिंग लर्निंग को आप लोग ध्यान देंगे कि आप अपनी जो टीचिंग को कितना इफ़ेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। कक्षा में आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप बिल्कुल सोचिए कि आप उस जगह हैं, तो आप जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। कक्षा में आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक का कथन, शिक्षण सामग्री, नवीन शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा, डी ऑप्शन सही है कि आप नई नई टीचिंग मेथड्स ढूंढ रहे हैं, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि टीचिंग मटेरियल। देखो, शिक्षण विधियाँ होंगी तो टीचिंग मटेरियल भी अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आपके कथन, बयान, व्यवस्थित फर्नीचर सब बात की बात है। आपको टॉप प्रायोरिटी पे देखना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक का सबसे जो गुण होता है वो होता है अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली होना। आपका जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए,
और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अट्रैक्टिव ये नहीं है भी परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के तैयार व्यार होकर चले गए, बच्चों को प्रभावित करें ऐसी, है ना। चुस्त और सुंदरता होना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए। अब कहोगे मैम ये तो सारे सही लग रहे हैं, तो देखो डी ऑप्शन में ना ये सारे ही मिक्स हो रहे हैं आके, ठीक है। तो इसलिए हमें राइट ऑप्शन, बिल्कुल अच्छे वाला ऑप्शन चूज़ करना है ताकि बाकी के 3 भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? सैलरी किस चीज़ की ले रहे हो, ठीक है। उसे अधिक गृह कार्य देंगे, पनिश तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। उसे इनाम देंगे, अच्छा जी कोई गलत सवाल कर रहा है तो उसे आप इनाम देंगे, उसका कारण जानेंगे। अगर आपकी क्लास में आपको लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बच्चे के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो सबसे पहले आप लोग रीज़न जानेंगे, तो उसका कारण जानेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपात पर है। उपयुक्त कथन पर आपकी क्या राय है? शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपात है। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। टीचिंग एफर्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलरी। कि अगर हम टीचिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो क्या मतलब ये डायरेक्टली हम लोग जो है सैलरी के लिए हैं, ठीक है। तो ये कथन तर्क संगत है, कथन ठीक है, कथन पूर्णतः गलत है, तो अनिश्चित ही कह सकते हो आप इसको। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्यशाली होना, धन होना, अच्छे घराने में पैदा होना, परिस्थितियों के साथ अच्छे समायोजन करना। तो डी ऑप्शन सही है। देखो कोई कहता है मुझे भाई मतलब बढ़िया लाइब्रेरी चाहिए, बढ़िया बुक्स चाहिए, तब भी वो कुछ नहीं कर पाते, और कुछ तो मतलब कहीं भी मतलब पढ़ के कहीं से भी आगे निकल जाते हैं ना। मतलब फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जो भी सिचुएशन आए उनके साथ आप एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इंतज़ार करेंगे कि यार ये हो जाए तब करूँ, ये हो जाए तब करूँ, फिर तो भैया कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियों को हम अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र भी परीक्षा दे रहा है। आप मतलब इन्विजिलेटर हैं, और जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है उसका बेटा भी उस क्लास में पेपर दे रहा है। यदि वह कुछ मतलब अनफेयर मीन्स यूज़ करता है, लाइक चीटिंग कर रहा है, या उसके पास मोबाइल है या कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे नकल नहीं करने के लिए कहेंगे कि बेटा नकल मत कर, उसकी अनदेखी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत पंजीकृत करेंगे। देखो कोई बायजनेस नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर, तो उस सिचुएशन में आप किसी और बच्चे के साथ जैसा करते हैं ना, वही काम आपको उस बच्चे के साथ भी करना है, यानी आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत पंजीकृत करेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग, है ना। तो अभी आप एमपी भोजपुर यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हो, तो ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ओपन एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है। तो यह शिक्षा के प्रचार हेतु अच्छा प्रयास है, विद्यार्थियों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत है, इससे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह शिक्षा के प्रचार हेतु अच्छा मतलब हम एजुकेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक अच्छा मतलब है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होते हैं वो रेगुलर नहीं जा सकते हैं, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन जो है ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आसपास थोड़ा सा बहुत शोर आ रहा है, मैं रहती ही ऐसी गली में हूँ, यहाँ शोर बंद ही नहीं होता। मुझे लगता है पूरा रात को अगर मैं 1-1:30 बजे बनाने बैठूँ वीडियो, तो तब शांति से बनेगी। आई नो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, इस व्यवसाय में अच्छा वेतन है, अन्य व्यवसाय में कम छुट्टियाँ हैं, शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है। तो देखो भाई आपका जो भी पर्सनल हो, लेकिन आपको डी ऑप्शन सही लगाना है, ठीक है। ज़्यादा सच्चाई नहीं देखनी है, कोशिश कीजिएगा आंसर ढूंढने में आदर्शवादी बना जाए। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को पढ़ाना, सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, गरीब विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण देना। उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। डायग्नोज होता है ना, डायग्नोज करना, पहले कारण जानना, गलतियाँ बच्चे की ढूंढना, है ना। फिर
मतलब उसको रेमिडियल, ठीक है, रेमिडियल मतलब उसको रेमेडी दी जाती है, उपचार शिक्षण गरीब विद्यार्थियों को। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च वेतन है। अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च वेतन है। प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा, विद्यार्थी द्वारा प्रशंसा, उच्च वेतन या समाज द्वारा प्रशंसा। देखो, एक अच्छे काम के लिए शिक्षकों को जो उच्च प्रोत्साहन मिलता है वो उसके विद्यार्थियों द्वारा मिलता है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है। आपके विद्यालय में इनडिसिप्लिन है, उसका क्या कारण है? शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों में तालमेल का अभाव, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण। ये तो बहुत हाई लेवल हो गया, इसको तो छोड़ दो। शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, देखो अगर शिक्षक जिम्मेदार भी है तो कितना ही डिसिप्लिन में ले आएंगे, है ना। शिक्षकों में तालमेल का अभाव, ये तो कुछ अलग ही है। तो शिक्षा प्रणाली ही खराब है, जो विद्यालय का अनुशासन खराब है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए बहुमुखी, अंतर्मुखी, सामाजिक, व्यवसाय के साथ जीवन उपयोगी, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? अगर आप बच्चों में डिसिप्लिन बनाए रखना चाहते हैं तो आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का मानसिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार। तो देखो, आपका व्यवहार अच्छा होगा, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड गुड कंडक्ट हो सकता है, बट आई थिंक बिहेवियर ऑफ अ टीचर, बच्चों में जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भूमिका रहेगी, ठीक है। प्रशासनिक क्षमता के अलावा यहाँ अगर लीडरशिप कुछ क्वालिटी से कुछ होता तो शायद हम मान सकते, बट एक टीचर का जो बिहेवियर है वो कैसा है अपने बच्चों के साथ, वो ज़्यादा मतलब डिफ़ाइन करेगा कि उसके बच्चों का क्या है, अनुशासन में है या नहीं। अब वही है, खुद ही इधर उधर घूम रहा है, खुद ही क्लास में लेट जा रहा है ना, बच्चों को जाके लेक्चर दे रहा है, जल्दी आया करो, टाइम पे आया करो, ठीक है, तो फिर क्या ही है, उसका व्यवहार क्या ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा हमें पूर्ण, संतुष्ट व आत्मबोध प्रदान करती है। शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डेवी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? देखो, शिक्षा सूचना और प्राधिकार के शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों, देखो जहाँ तथ्य आ जाए ना, कि रट्टाफिकेशन आ जाए कि फैक्चुअल डाटा आपको करना है, उसको ना काट देना, पढ़ना ही मत पूरा, ठीक है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य, ये भी नहीं है। देखो, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, वो बच्चे के ना जो एक्सपीरियंस है ना उस पर बेस्ड होती है, और जॉन ड्यूवी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण अभियोगिता से क्या तात्पर्य है? देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है। शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्यताएं रखना, या फिर छात्रों से अच्छा तालमेल। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये है आपका शिक्षण के प्रति समर्पण। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। देखो, शिक्षक बनने की इच्छा तो सभी रखते हैं, इच्छा तो हम पता नहीं किस किस चीज़ की रखते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए सभी वांछित योग्यताएं, अभियोग्यता, ठीक है। एक सेकेंड, इसका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्यताएं रखना, ठीक है, कि हम योग्यता रखते हैं, हमारा नज़रिया ऐसा है, बाय मिस्टेक हो गया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उसको प्रमोशन देके, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, कड़े विद्यालय प्रशासन द्वारा अच्छे वेतन देकर। देखो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि आपको थोड़ा सा आदर्शवादी बन के रहने की ज़रूरत है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? कि मतलब पढ़े लिखे, अनएम्प्लॉयमेंट, उद्देश्यहीन शिक्षा, सरकार द्वारा रोजगार सृजन की नीति का ना होना, शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता, घटिया स्तर की शिक्षा। तो देखो, इसका सीधा ये ऑप्शन सही है, उद्देश्यहीन शिक्षा। हम पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना।
और आजकल तो पढ़ने को ये लगा लिया है जॉब से रिलेटेड। पढ़ने का सबसे पहला, मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक अच्छे इंसान बने। और ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो एक अच्छा इंसान नहीं होता, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके थोड़ा सा बच्चों को एग्जांपल देके थोड़ा समझाना होता है कि एक अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो वो शायद अपने घर की रोजी रोटी ही कमा सकता है, बच्चे पाल सकता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो शायद आप और 4 लोगों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों को समझाया जाता है, एक उद्देश्य बताया जाता है बच्चों को। तो मेरा तो यही तरीका है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक का नेतृत्व होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रभुत्ववादी, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। साधारण, ठीक है, पढ़ लो, पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। लोकतांत्रिक। अच्छा बच्चों, आपको क्या लगता है ये काम हमें किस तरीके से करना चाहिए, इस लेसन में हम और क्या नया कर सकते हैं? ओके। और उसके बाद है डी, अधिनायकवादी। वही है, मतलब मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो देखो, शिक्षक का नेतृत्व होना चाहिए लोकतांत्रिक, ठीक है। ये उसकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, मिलकर काम करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखो 2009 में आया था, 2010 में लागू हुआ था, ये चीज़ याद रखना आप लोग। 2009 RT एक्ट 2009 ऐसे बोला जाता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे लागू होने की बात हुई है। देखो पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। इस चीज़ को याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, गलत करके कह जाते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को धनोपार्जन के लिए समर्थ बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, डी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। अगर आप विद्यालय में स्पोर्ट्स करा रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र खेलों के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। डी ऑप्शन टिक करोगे तो सारे ऑप्शन उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार करना पसंद करूँगा। मैं अपने छात्रों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहती हूँ? पिता के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में, उपयुक्त सभी। तो देखो पिता तो हो नहीं सकता, क्या पता किसी टीचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो माता के रूप में हो जाएगी, तो ये ऑप्शन काट दो, ठीक है। फ्रेंड हो सकता है, गाइड हो सकता है, उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। निर्देशक हो सकते हैं हम लोग, एज अ फैसिलिटेटर अगर यहाँ पे होता तो वो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होता, जो कि हमारा वाइगोस्की ने भी बोला है कि हम एज अ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। मित्र तो नहीं होगा, वैसे कहता है कि मित्रवत व्यवहार रखें बच्चों के साथ। आई थिंक निर्देशक है, निर्देश हम बच्चों को दे सकते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 पे आ जाओ। एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, एक प्रिंसिपल है, अपने अध्यापकों से आशा करता है आज्ञा पालन की, योग्यता और ज्ञान की, समर्पण एवं निष्ठा की, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे। 27 में है, कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। अभिभावक को बुलाएंगे, सीधा अभिभावक को नहीं बुलाना है भाई। देरी का कारण मैंने बोला ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कारण जानना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा पढ़ने की जरूरत आई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? उसे प्रश्न पूछने के लिए मना करेंगे कि बस बैठ जाओ, बस बहुत हो गया, अब मत पूछ, ठीक है। गलत है भाई, वो प्रश्न पूछ नहीं आता बच्चा स्कूल में। प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे, अच्छा वेरी गुड बेटा, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। सी ऑप्शन है, विद्यालय समय के बाद प्रश्न पूछने के, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे बोलेंगे बेटा बाद में आना स्कूल के समय के बाद, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, वो सीखना बंद कर देगा, है ना। बिना प्रश्न का उत्तर दिए बैठ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, बैठ जाओ, तो ये गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों के लिए टीचर से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, ठीक है, न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए टीचर का, सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार की, तो दोनों ही है, तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन कहलाएगा, असंभव कार्य है, आवश्यक है, आवश्यक नहीं है? देखो बहुत आवश्यक है भाई, मेरे को तो खुद ज़रूरत है आध्यात्मिकता की, और बच्चों को तो होनी चाहिए। आजकल जो इतना मतलब बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं, तो आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
31 है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। 32, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में खड़ा होने के लिए कहेंगे चल बे बेटा खड़ा हो ले, बहुत हो गया, गलत है। उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए, बाहर तो भेज में मत देना, प्रिंसिपल ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे कि करता रहे बेटा, तो फिर तुम किस लिए हो, है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपकी क्लास में बच्चा बदतमीजी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, पढ़ा रहे सुन नहीं रहा है, तो आप अपनी जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो अपना पढ़ाने का तरीका है, उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चा खुद ही पढ़े, ठीक है, अपना बिहेवियर सुधारे वो। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए? जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए? एक मित्र की तरह, एक आलोचक की तरह, एक प्रतिद्वंदी की तरह, जैसे को तैसे के रूप में। भाई तूने मेरी बुराई करी है, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर कोई आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है कि इसमें थोड़ा सा यही चेंज हो सकता था, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता था मेरे हिसाब से, तो आप उसे कैसे देखेंगे? एक मित्र की तरह, हाँ ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, हाँ इसने मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, तो आप उसे एक आलोचक के रूप में देखेंगे। क्रिटिसाइज आलोचना मतलब होता है आपके वो दोनों तरीके के पॉइंट्स, प्रतिद्वंदी तो खैर क्या ही हो जाएगा वो, ठीक है। 34 है, नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? माता पिता, विद्यालय, समाज, उपयुक्त सभी है। भैया अब तो नैतिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है बच्चों को। 35 है, छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ नहीं दिया जाना चाहिए? लिखने का, पढ़ने का, गृह कार्य का, विद्यालय जाने का। गृह कार्य का मना किया हुआ है भैया RT एक्ट में, ठीक है। लिखने का है, लिखने का बोझ तो है, लिखेगा तो सही, पढ़ेगा भी वो, है ना। और विद्यालय जाने का तो खैर क्या ही बोले, विद्यालय तो जाना ही पड़ेगा। गृह कार्य नहीं दिया जाता है बस 2nd क्लास तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब आपके बच्चे सफल हो जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ईर्ष्या होती है, अरे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मेरे से आगे निकल गया, गलत है। खुशी होती है, हाँ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ देखो भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, मतलब गिल्टी, दोषी, गलत। तो ए और डी तो काट दो। देखो इसमें खुशी भी ठीक है, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मतलब मैंने इतना अच्छा कर, जैसे होता है ना कि कभी हम डेली स्कूल जा रहे हैं, हम जिस दिन ना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जिस दिन हमें कोई कागजी वर्क नहीं होता है ना, पेपर वर्क नहीं होता, तो सच में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और ये सच्चाई है। एक टीचर को अगर बिल्कुल ऐसे पढ़ाने के लिए दिया जाए ना कि सिर्फ तुम बच्चे पढ़ाओ, तो बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी कभी तो इतने काम में उलझ जाते हैं कि नहीं ध्यान जा पाता बच्चों का, लेकिन कभी कभी ही वो चीज़ें होती है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो, है ना। खुशी तो होती है बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करना। केवल ज्ञान तो आप बच्चों को दोगे नहीं, ज्ञान तो कहीं से भी ले लेगा। कक्षा में व्याख्यान, मैंने बताया था ना व्याख्यान, गलत है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत संबंध रखना। शिक्षण का पहला उद्देश्य है कि व्यक्तिगत संबंध तो खैर रखनी चाहिए हमें, बट ये ऑप्शन सही है कि हमें उनके वास्तविक जीवन की जो समस्याएं उसकी ज़िंदगी में आती है, उसके बच्चे के अंदर हमें वो स्किल्स डेवलप करनी है ताकि वो उन समस्याओं से स्वयं ही निपट सके। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है। विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अध्यापकों के नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी, उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए क्या है? दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ है, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी भी है, मूल्यों की कमी है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 है, यदि आप प्रधानाचार्य है, होप कि मैं होती या आप होते, आप में से शायद नहीं होंगे तो नहीं यार, होते तो बीएड क्यों करते हैं ना। चलो, यदि आप प्रधानाचार्य हैं मान लीजिए और विद्यालय में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसको सबके सामने डांटेंगे। देखो सबके सामने तो हम बच्चों को भी नहीं डांट सकते, टीचर को डांट दोगे तो बहुत बुरा लगता है। उसको कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए कहेंगे, हाँ ठीक है आप बाद में आके मिलना। उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, भाई उसे अपना उत्तरदायित्व पता है उसको कि टाइम पे आना चाहिए। छोटा बच्चा तो है नहीं, उसको सिखाएंगे, है ना। और छोटा बच्चा भी पेरेंट्स उसको लेट लेके आते हैं, खुद से नहीं आता वो, है ना। रिपोर्ट उच्च अधिकारी को पहले बाद में रिपोर्ट देनी है, पहले तो
एज ए प्रिंसिपल हम उसे बोलेंगे कि बाद में आकर मिले, तब आप उससे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा अगर तैयार किए हुए नोट्स को पढ़ाता हो, पहले से अच्छे नोट्स की तैयारी करता है, विद्यार्थियों को चर्चा व विमर्श में व्यस्त रखता है, प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। देखो, एक लेक्चर जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा अगर चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों को चर्चा, अगर एक लेक्चर बच्चों को इंक्लूड करता है डिस्कशन में, है ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है लेक्चर माना जाता है। तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है? कक्षा का अनुशासन, शिक्षण के लिए विषय वस्तु, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता, शिक्षण का समय विभाग चक्र, टाइम टेबल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बच्चे आपके कितने रेडी हैं पढ़ने के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए। 42 है, आत्मानुभूति शिक्षक को बचाने में सहायता करती है। देखो, दो वर्ड होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी मतलब तदानुभूति या आत्मानुभूति, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपैथी में हमें क्या है, अरे यार तेरे साथ ना सच में यार बहुत बुरा हो गया, मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है कि तेरे साथ ऐसा हुआ। एम्पैथी में क्या होता है, यार उसके साथ ऐसा हुआ, मैं उसकी जगह होती। यानी एम्पैथी में आप अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, आपने तुरंत उसको डांट दिया, है ना, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप उसकी जगह होते और आपको आपकी टीचर इस तरीके से पढ़ा रही होती, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते, है ना। तो हम जब सामने वाले की जगह अपने आप को रख के देखते हैं, तो ऐसा हमारे डाइट में बताया गया था कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो रिश्ते आजकल ख़राब हो रहे हैं वो रिश्ते बच सकते हैं अगर एम्पैथी की फीलिंग सबके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पैथी शिक्षक को बचाने में सहायता करती है पक्षपात से, रूढ़िवादिता से, अपशब्दों से और उपयुक्त सभी। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर एम्पैथी है, आप अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देख सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। ठीक है, ना तो आप किसी से पक्षपात करेंगे, ना ही आप मतलब रूढ़िवादी कोई ऐसा कुछ सोच से अपने वो रखेंगे, है ना, और ना ही आप कुछ अपशब्द बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा के दबाव के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, अध्ययन में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सहायता करना। तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। सीखने में बड़ा बाधक है फेल होने का डर, आलोचना का डर, मूर्खतापूर्ण जवाब का डर। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें डर होता है फेल ना हो जाए, कोई हमें ऐसा ना बोले, कोई हमें मतलब हम जवाब देंगे कोई हमें मूर्ख ना समझे। तो ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं तो हम फिर सीख नहीं पाते हैं। मैं पहले कुछ ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन अब मैं सीखती हूँ। अब मुझे लगता है कि जिसको जो बोलना है बोलता रहे, आपके लिए सीखना ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, ना कि कोई क्या बोल रहा है, कोई हंसेगा या जो भी है, आपको जो काम करना है। और मेरे जो यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग है, ये इन्हीं कामों में से एक है, इन्हीं सीखने के कामों में से एक है। स्टार्टिंग में बहुत मुझे भी बोला गया था यार चैनल है और एजुकेशन है ना, एजुकेशन चैनल है, नहीं बढ़ेगा, क्या ही पढ़ाती है ये वो फलाना ढिकाना कुछ भी, है ना। तो आज शायद वो लोग नहीं बोलते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो सीखते रहिए, आप लोग भी नई चीज़ें सीखते रहिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, बट आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा कोई भी काम करने से पहले बस ये सोचिए कि वो समाज का अहित ना करे, बस। बाकी तो सारे काम बढ़िया है, अगर वो समाज का अहित नहीं कर रहे हैं, आप आराम से सीख सकते हैं। लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा संप्रेक्षण होना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित गलत, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित है भाई। ठीक है, यहाँ पे छात्र केंद्रित, कक्षा संप्रेक्षण होना चाहिए। एक सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो इसमें जनरल सेंट्रिक हो जाएगा भाई। पुस्तकों की बात करोगे नहीं, सामान्य केंद्रित यार जनरल होना चाहिए, दोनों ही बात करें। ठीक है, खाली शिक्षक ही बोल रहे नहीं, खाली छात्र ही बोल रहे नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं,
इसमें कम उत्तरदायित्व है, जो कि बहुत सारे हैं यार। बहुत दिमाग भी ख़राब रहता है कभी कभी तो यार, क्या ही है मतलब मतलब टीचर बनने से पहले मुझे भी लगता था यार सिर्फ बच्चे पढ़ाने, बट अब लगता है यार मतलब बच्चे पढ़ाने हैं बट बहुत सारे काम भी होते हैं, तो उत्तरदायित्व बहुत होते हैं। यह एक समर्पित व्यवसाय है, इसमें छुट्टियां अधिक हैं, जो कि नहीं है यार, हमारे दिल्ली में तो नहीं है। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है, तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह एक समर्पित डिवोटेड प्रोफेशन है, दैट्स वाई आई वांट टू बी ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है। टीचिंग एज अ प्रोसेस इंक्लूड्स विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यालय। देखो इसमें आएगा आपका विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यालय। प्रधानाचार्य को हटाओ क्योंकि वो तो विद्यालय में ही आ जाएगा। और एक सेकेंड, ये हमारा जो जॉन डेवी ने कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये वाला, इसमें था हमारा करिकुलम, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है, जॉन डेवी ने दिया था ये, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी शिक्षण की जिस विधि से संभव है वह है। विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो, तो व्याख्यान विधि, टीचर ही बोल रहे हैं, बच्चे तो सुनो के सुन रहे हैं ना, ये तो नहीं होगा। वाद विवाद विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी कथन विधि, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप बच्चों से डिबेट करा रहे हैं। ठीक, कहानी कथन विधि आप कहानी बोल रहे हैं, बच्चा तो सुन रहा है ना, वो जरूरी थोड़ी है सारे इंगेज होंगे। पाठ्य पुस्तक विधि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक बच्चे से पढ़वा रहे हैं। वाद विवाद विधि आप डिबेट करा रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर ऑप्शन होता ना प्रश्नोत्तर विधि, तो वो वाला टिक करते, ठीक है। अभी लेकिन वाद विवाद कर दो। अगर प्रश्नोत्तर हो तो प्रश्नोत्तर ही हमेशा सेलेक्ट करना, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे एंगेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आप शिक्षण कार्य में निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करेंगे। जो आप अपनी जॉब है कहाँ करना पसंद करेंगे, अपने गाँव या कस्बे में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में, देश के किसी भी स्थान में। देश के किसी भी स्थान में तैयार रहना भाई जॉब करने के लिए, खासकर अगर केवी में जा रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग यार कमेंट करके अपने सजेशन मुझे बता सकते हो, और बिल्कुल बता सकते हो, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो, या कोई क्वेश्चन मैंने कुछ गलत, वैसे मैंने कोशिश किया कि आपको सारे आंसर सही बताऊँ, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो बालक की आवश्यकता अनुसार बनाया गया हो, बालक की योग्यता अनुसार बनाया गया हो, बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया हो। तो बालक के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम वही है जो हर तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग सोचता है, क्योंकि बच्चा हमारा सेंटर्ड है आज के टाइम में ना। एजुकेशन पहले टीचर सेंटर्ड थी, बट अभी चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें बच्चे के हित में ही सारे कार्य करने हैं। तो ये आज की वीडियो थी, और इस वीडियो को मैं अभी विदाउट पेड में भी डाल रही हूँ, ताकि आप डेमो की तरीके से इसको देख सके। बाकी तो है, बाकी की जो वीडियोस हैं वो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, तभी आप लोग देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का आपका एग्ज़ाम है, जो कि 15 सितंबर को है, और आज मैं स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए स्पेशली हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको समझाऊंगी, और इसमें से जो क्वेश्चंस है वो बीएड ओडीएल वालों के भी काम के हैं, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस बीएड ओडीएल वालों से भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के लिए, बट स्पेशली फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो विशेष जो है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनकी और समाज का ध्यान 19वीं सदी के प्रारंभ में गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक होता है संस्थानीकरण, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता था कि पहले होता क्या था कि जब कोई विशेष बच्चा पैदा होता था तो उसको एक अलग सोसाइटी में रखा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि संस्थानीकरण एक वो थे कि उनका संस्थानीकरण कर दिया जाता था, उनको अलग रखा जाता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 20वीं सदी में 1970 में जो वॉल्फेंसबर्गर निर्जे थे, इन्होंने जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि संस्थानीकरण की जगह सामान्यीकरण होना चाहिए, कि उनको भी सबके साथ मिलकर रहने का हक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड पैदा हो रहा है तो उसको आप अलग कम्युनिटी में रखेंगे, अलग सोसाइटी में रखेंगे। उसके बाद है मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा पत्र, ठीक है। तो घोषणा पत्र था एक, तो यह घोषणा पत्र अक्षम व्यक्तियों को सामान्य जीवन में सम्मिलित और समेकित करने की
का जो प्रथम चरण था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मानसिक मंदता से रिलेटेड, जो कैंडिडेट जो इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो पहला चरण था, तो वो उसका कौन सा घोषणा पत्र था, तो ये 20/12/1971 को आया था। और ये इसको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृति मिली हुई थी। उसके बाद है द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र। इसकी फुल फॉर्म RPWD है, राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। RPWD की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये UNO के द्वारा था, 9/12/1975, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है IDDP। इसमें काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, तो BEd ODL और स्पेशल वाले प्लीज़ ध्यान से करके जाइएगा। IDDP इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 1992 में आया था, लेकिन 1983 से 1992 तक क्या किया गया था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक का आयोजन किया गया था। 14 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर इंटरनेशनल विकलांग दिवस मनाने की घोषणा की, लेकिन 3/12/1992 को अक्टूबर में ऐसे घोषणा की थी कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाएंगे, लेकिन 3 दिसंबर 1992 को फर्स्ट इंटरनेशनल विकलांग दिवस मनाया गया था। जो इंटरनेशनल विकलांग दिवस घोषणा की थी, घोषणा कब की थी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 14 अक्टूबर 1992 को। मनाया कब गया पहली बार? 3/12/1992 को। और हर साल से ये बनाया जाता है, ठीक है। और हर साल इसकी हर अलग अलग थीम्स होती है, और 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन को चेंज करके इसका नाम इंटरनेशनल डे ऑफ PWD कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन के बदले इसका नाम कर दिया इंटरनेशनल डे ऑफ PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अब उसके बाद है MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इम्पॉर्टेंट है। इसकी हिंदी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बोलेंगे इसको। ये 2000 में आया था, 2000 रुपये में नहीं, 2000 सन में, और सितंबर 2000 बाय UNO, ठीक है। और सितंबर जो मंथ था इसका, और ये UNO के द्वारा लाया गया था। इसमें जो है 8 जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे। देन उसके बाद है एजुकेशन फॉर ऑल 1990, मार्च 1990 में थाईलैंड के जो जामहिन शहर में आयोजित विश्व सम्मेलन था, ठीक है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, एजुकेशन फॉर ऑल EFO फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एजुकेशन फॉर ऑल EFO लग रहा है, हाँ याद रहेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो वीडियो को एक आध बार और देख लेना, तो चीज़ें आपको जब ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है सलमांका, जो कि स्पेन में है। सलमांका कॉन्फ्रेंस जो थी 1992 में हुई थी। सलमांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन। सन 1994 में सलमांका स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से जो है स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन पर 7 से 10 जून 1994 तक एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आई नो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, बहुत मेहनत से बहुत ढूंढ के मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, नोट्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर रहे। बाकी यही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बना के पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक आध बार वीडियो और देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने शेयर करूँगी। आज थर्सडे है ना, अभी 2 दिन मैं कोशिश करूँगी कि मैराथन अगर आपके लिए पॉसिबल हो मैं लेकर आ सकूँ। तो थोड़ा सा बहुत एक्चुअली ना रूम शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई इस बार आपके प्रिपरेशन वीडियोस को, दैट्स वाई। अदरवाइज़ हर साल का रहता है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस चलाती हूँ। अब क्या है कि UNCRPD फुल फॉर्म है इसकी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। बहुत बड़ी बड़ी फुल फॉर्म्स है, इंग्लिश में इनको याद करना, हिंदी में तो भूल ही जाओगे। ये 2008 में एक क्रांतिकारी कदम व पूर्ण समावेश का पक्षधर है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 13 दिसंबर 2006 को अंगीकृत किया गया था। भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए थे संधि पत्र पर 30/3/2007 को। इसकी पुष्टि हुई थी 1/10/2007 को, ठीक है। अब आ जाइए 3/5/2008
ये सारा सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, तो ताकि आपको याद रहे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब 2008 अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अस्तित्व में आया, क्या आया, UNCRPD, ठीक है, और इसमें अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया था। देन कितने अनुच्छेद है ये दिख नहीं रहा है इसमें क्लियरली। ओके, अब आ जाओ आप लोग कोठारी आयोग पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोठारी आयोग 1964 से 1966, ठीक है। अब है यहाँ पे SNC, भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था, तो कोठारी आयोग था, जो कि 1964 से 1966 तक था। इसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, और ठीक है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैम यहाँ पर जो SNC है इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। तो SNC की फुल फॉर्म आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके कि SNC की फुल फॉर्म क्या है। आगे आ जाइए। कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम, एक सेकेंड, कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम अपनी कार्रवाई की योजना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं को उठाया और नियमित विद्यालयों में इन बच्चों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्पेशल बच्चों के लिए सबसे पहले कौन से आयोग ने आवाज़ उठाई थी कि उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोठारी आयोग। उसके बाद है समेकित शिक्षा 1974, ठीक है, तो 1974 इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करते हुए भारत में विशेष शिक्षा की समस्याओं और योग्य प्रशिक्षित शिक्षा की शुरुआत की, जिसमें विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर DC, मतलब दिव्यांग चाइल्ड के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। IEDC इसकी फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड। पूछा जा सकता है IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है। 1997 में IEDC को DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम व SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, के साथ मिक्स कर दिया गया। भाई ये फुल फॉर्म बीच बीच में आ रही है और इन्हीं में से फुल फॉर्म पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने सारी कवर की हुई है इस वीडियो के अंदर। अब उसके बाद है चलो मैं बता देती हूँ इसका आंसर। SNC सिंगल नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम, याद रहेगा ना आप लोगों को। अब है 1986 NEP की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP 1986 शैक्षणिक अवसरों की समानता को लागू करने पर जोर दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। MHA 1987, MHA की फुल फॉर्म 1987 में आया था, MHA मेंटल हेल्थ एक्ट। ये आई थिंक 2022 या 23 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। ICI एक्ट 1992, कब आया था एक्ट ये भी पूछा जाता है, तो प्लीज़ फुल फॉर्म के साथ साथ आप लोग एक्ट कब आया था ये भी ध्यान रखिएगा। ICI एक्ट 1992, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, PWD एक्ट, PWD की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। NT एक्ट 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। उसके बाद है अक्षमता के क्षेत्र में सबसे पहला कानून स्वतंत्र भारत में MHA था, जो कि 1987 में आया था। MHA की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एक्ट। ICI एक्ट भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। ICI की फुल फॉर्म क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद है 1 दिसंबर 1992 के संसद में इसको पारित किया गया था। 22 से 1993 को अस्तित्व में आया और 2002 में इसको संशोधन किया गया। ICI एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन डिस्टेंस ट्रेडिशनल मॉक के रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रेजेंट में 400 इंस्टीट्यूशन को RCI से मान्यता प्राप्त है। RCI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। PWD एक्ट 1995, विकलांग जन अधिकार इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा पारित प्रथम कानून जो विभिन्न विकलांगताओं को सम्मिलित करता है। सबसे पहला कानून आया था जिसमें विकलांगताओं को शामिल किया गया था।
दिसंबर 1995 को पारित हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन भरा है, पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था। देखो 2019 का क्वेश्चन था, लागू पूछा गया था 1996 में हुआ था, और एक बार पारित पूछा गया था। पारित आप बताएंगे दिसंबर 1995, और अगर आपसे लागू की बात की जाती है तो 1996 आएगा, बट हम लोग लागू में भी 1995 लगा देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में है कि लागू कब हुआ था और 95 के अलावा बाकी के ऑप्शंस है अलग अलग और 96 नहीं है, तब आप 95 लगाएंगे। अदरवाइज़ लागू और पारित होने में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहीं पे गलती करते हो आप लोग। नेशनल लेवल मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय एक संवैधानिक संस्था है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे विकलांग आयुक्त कार्यालय है। अब यहाँ पे है दृष्टिहीन, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण क्षति, गति अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, ये इम्पॉर्टेंट है। जो 1995 का एक्ट आया था PWD एक्ट 1995 में जो पारित हुआ था, जो कि 1996 में लागू हुआ था, उसमें 7 विकलांगताओं को शामिल किया गया था। 7 में से मान लो आपको 4 दे दी, 4 में से पूछ लिया इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको 7 पता होंगे, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये जो 7 मैंने अभी बताई आपको, ये 7 विकलांगताएँ हैं उस टाइम पर। अब PWD एक्ट में टोटल 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं PWD एक्ट में। पहले अध्याय में प्रस्तावना व परिभाषा है। दूसरे तीसरे अध्याय में केंद्र व राज्य समन्वय समितियों से संबंधित कार्यों का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय में विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की बात की गई है। 11वें अध्याय में गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। 12वें अध्याय में मुख्य विकलांग आयुक्त एवं विकलांग आयुक्त के नियुक्ति एवं उनके कार्य को सम्मिलित करने की बात कही गई है। अब है एंटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में। 1995 में त्रुटि दूर की गई। देखो 1995 का एक्ट था जो PWD एक्ट, उसमें कुछ त्रुटियां थी। उसमें जैसे 7 ही विकलांगताएं थी, जो बाकी की विकलांगताएं थी, तो उस टाइम पे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इसमें हमारे बच्चे की विकलांगता शामिल नहीं है, तो ऐसे हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, या हमारा बच्चा किस तरीके से स्टैंड करेगा कम्युनिटी में। तो उस टाइम पे इसमें क्या हुआ था कि इसमें त्रुटि दूर की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, स्वालीनता, बहुविकलांगताएं नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस भी जानेंगे हम आगे क्या हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इसमें जो है अधिनियम बनाया गया था स्वालीनता, परमस्तिष्क और पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो बनाई गई थी। और इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय था। अब उसके बाद है हमारा, ये मैंने क्या लिखा है, मुझे कभी कभी मुझे खुद की राइटिंग समझ नहीं आती है, क्या लिखा है मैंने, एक सेकेंड, ओके समझ आ गया। ये है आफ्टर PWD एक्ट डेथ, ठीक है, जो मतलब पर्सन विद डिसेबल व्यक्ति होते हैं उनकी डेथ के बाद जो है पेरेंट्स की, पेरेंट्स है आफ्टर पेरेंट्स डेथ, सॉरी कभी कभी सच में खुद की राइटिंग समझ नहीं आती है। पेरेंट्स डेथ है कि जैसे जो स्पेशल बच्चे अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो है नियुक्ति, आवासीय सुविधाएं उन बच्चों को दी जाती है। और RT एक्ट 2009 में राइट टू एजुकेशन 4/8/2009 को पारित हुआ था ये। और लागू कब हुआ था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कब लागू हुआ था। अब उसके बाद है यहाँ पे 6 से 14 बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, जो हमारा था RT जो एक्ट था। और देखो ये हमारा ना, यहीं पे कन्फ्यूजन है, RT एक्ट हमारा 2009 में पारित हुआ है और 2010 में ये अस्तित्व में आया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब उसके बाद है, इसके साथ ही भारत उन 135 देशों में शामिल है जहां पर शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्य है। ऐसा RT एक्ट है उसके आने के बाद हुआ। अब इसके बाद है प्राइवेट स्कूल में AWS को 75% का रिजर्वेशन है। PWD एक्ट जो है हमारा 2016, ठीक है, संशोधन हुआ था। ये आया था 1995 में, पारित हुआ था, लागू हुआ था 1996 में, फिर उसमें 2016 में कुछ संशोधन हुए थे। तो निःशक्त जन अधिकार अधिनियम भारतीय संसद 21 साल बाद, साल भी पूछे जा सकते हैं कितने साल बाद, 21 साल बाद PWD एक्ट 2016 पारित। इसमें 21 जो है 21 विकलांगताएं जोड़ी गई थी। पहले कितनी थी,
7 थी, ठीक है। तो अभी इसमें और कितनी विकलांगताएं जोड़ दी, 7 और जोड़ दी थी। तो पहले पुराने वाले में जब ये आया था तो 7 थी, और 2016 में जब चेंज हुआ, संशोधन हुआ, तो 7 और जोड़ दी थी इसके अंदर। और यहाँ पे PWD एक्ट 1995 में इनको जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन था, गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन है इसकी फुल फॉर्म। मैंने खुद ही बना दी इसकी फुल फॉर्म, है नहीं, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, कभी कभी नोट्स में लिखना पड़ता है। 3% रिजर्वेशन था स्पेशल जो बच्चे हैं उनको, बट अभी जो है जब ये चेंज हुआ 2016 में आया चेंज होके, तो इसमें इसको बढ़ाकर 4% कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, देखो निशक्तजन कानून 1995, इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं थी, ये आप लोग देख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 सेकेंड, गलती हो गई मुझसे, एक गलती ये हुई है कि पहले 7 विकलांगताएं थी ना, तो 7 और जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगी, 21 हुई है ना, तो यानी 14 और जोड़ी गई है, ठीक है। ये गलती माफ़ कर देना थोड़ा सा। चलो, यहाँ पे 14 प्रकार की और नई जो है विकलांगताएं जोड़ी गई थी, वो कौन कौन सी है, आप लोग इसको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि पूछी जा सकती है, सारी याद नहीं रहती है, बट फिर भी एक आध बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट वाले। स्पेशल एजुकेशन में जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। अब यहाँ पे है विकलांगता का विषय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में की राज्य अनुसूची में आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। विकलांग व्यक्ति की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी घोषणा 1992 में की गई थी, दिसंबर 1992 में। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार संधि सम्मेलन, ये मई 2008 में। इन इंडिया के लिए जो आँखों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय बना था, वीवी विश्वविद्यालय, ये 1887 में आंग्ल मिशनरी महिला एनी शार्प द्वारा विद द हेल्प ऑफ मिशनरी महिला ह्यूलिट के द्वारा बनवाया गया था। और ये अमृतसर में एक सेंट कैथरीन अस्पताल से स्टार्ट हुआ था, और इसका नाम रखा गया था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। 1903 में इसे राजापुर DDN मतलब देहरादून ले जाया गया, जहां यह आज भी शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से कार्य कर रहा है। और इसके अलावा भी खोले गए थे ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल, जो विश्वविद्यालय हैं वो है पालायम कोटा में, पालायम कोटा तमिलनाडु 1890 में, अहमदाबाद गुजरात में 1895 में, और उसके बाद है हमारा वेस्ट बंगाल एंड रांची और झारखंड में ये 1997 में, ठीक है। उसके बाद हमारा है विकलांग की शिक्षा, जो विकलांग जो कान बनाया मैंने ये, ठीक है। श्रवण विकलांगों की शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है स्पेन के एक सन्यासी पेंटो पोंस डिलियो को। इन्होंने 1555 में कुछ श्रवण बाधित बालकों को पढ़ना लिखना व बोलना सिखाया था। USA में जो श्रवण, जो सुनने में अक्षम है, उसका पहला विद्यालय बनाया गया था 1817 में। पूछा जाता है ये कई बार क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देखिएगा। मानसिक विकलांग, ठीक है, मानसिक विकलांग के एजुकेशन की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सक जा इतार्द, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्पेशल बीएड के एंट्रेंस पेपर में, तो इसको देख लेना कि मानसिक विकलांगता एजुकेशन की शुरुआत किसने की थी, तो फ्रांसीसी विलियम जॉ इतार्द ने, ठीक है, जब उन्होंने 11 साल के बच्चे को जंगल से पकड़कर पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। अब है निशक्षता। देखो हमारे ना इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, श्रुति इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, और हैंडीकैप क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रुति, देखो ये श्रुति होती है, इम्पेयरमेंट है, हमें बाह्य रूप से होती है। अक्षमता डिसेबिलिटी, इसमें लक्षणों का हमें पता ही नहीं चलता, डिसेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद है विकलांगता। तो ये तीनों ही अलग अलग कंडीशन है, और एक सेकेंड, बट इसमें भी जो डिफरेंस है इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, मैं अभी बता देती, क्योंकि इसमें काफ़ी एग्जांपल आपको देके समझाना पड़ेंगे। सब्जेक्टिव पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, बट तीनों हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है हमारा मतलब बेसिकली तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप छर्ती, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन में से आता नहीं है ऐसा कुछ, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें एक नहीं मान सकते, ठीक है। कभी इन फ्यूचर ज़रूरत लगी तो मैं आपको अच्छे से इसका समझाऊंगी एग्जांपल देके, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपके पास टाइम भी नहीं है।
PWD एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ऑल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, विकलांगजन अधिकार जम्मू कश्मीर को अधिनियम जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। प्रथम अध्याय में दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण, ये जो 7 जो अभी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें 7 विकलांगताओं को शामिल किया गया था। PWD एक्ट में मैंने बताया है कि 7 से बढ़ाकर 21 विकलांगताएँ कर दी गई, यानी कि 14 विकलांगताएँ जोड़ी गई थी 27 दिसंबर 2016। ठीक है, अब इसमें है प्रेसिडेंट के साइन हुए थे इसके ऊपर और एक नया कानून बना था और इसमें 1995 वाला जो पहला कानून था उसको निरस्त कर दिया गया था। इसमें रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि होता क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि RT एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री एजुकेशन कितने साल के बच्चों के लिए है, तो हम कहते हैं कि नहीं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 से 18 साल तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है RT एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो। और ये लेकिन जो 6 से 18 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है ये बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए है। बेंचमार्क एक क्राइटेरिया होता है, जैसे 40% जिनको विकलांगता होती है उन्हीं को सारे जो है ये जो है अपना क्या बोलते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे कम वालों में नहीं मिलते हैं। तो 40% एक क्राइटेरिया है, उसको बेंचमार्क विकलांगता बोलते हैं। कोई अलग से कोई विकलांगता नहीं है, एक क्राइटेरिया है। जैसे आप सीटेट क्लियर करने वाले हैं तो 90 मार्क्स क्राइटेरिया है कि इतना होना ही होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो ये टोटल 21 विकलांगताएँ हैं। वीडियो को पॉज करो, इनको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो, एक बार दिमाग से निकाल लो ताकि अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इसको बता सको। उसके बाद हम क्या है ये, सच में कभी कभी खुद का लिखा हुआ समझ नहीं आता, क्या लिखा है मैंने ये कि मुख्यतः पोलियो, हाँ पोलियो लिखा है मैंने। ये पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस हैं, ठीक है, एक सेकेंड। पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस हैं, लियोन, लैंसिंग और ब्रॉनशाइड। अब यहाँ पे है 7 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई थी, ठीक है, पोलियो के लिए। और है राष्ट्रीय बहुविकलांगता अधिकारता संस्थान मुत्तुकाडु, चेन्नई, 2005 में स्थापित हुआ था। देन उसके बाद हमारा है NIBH, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, भाई याद कर लेना, ठीक है, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है इसकी, कहाँ गया ये NIBH, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, ठीक है। और ये जो केंद्र था ये 1979 में था, ठीक है, पहले इसको जाना था। अभी ये देहरादून में है और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, अभी मैं भूल रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, हाँ ऐसे ही कुछ होगा। उसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कहाँ पर है, ये आपका है ND विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित है 1975 में, ठीक है, और न्यू दिल्ली, ठीक है, ND न्यू दिल्ली। संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ एंड जम्मू कश्मीर में और सिकंदराबाद में क्षेत्रीय केंद्र। अब है राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कटक में है, पूछा जाता है आप लोगों से। अब उसके बाद है आपका AYJNIHH फुल फॉर्म, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, 9/8/1983। NIMH की फुल फॉर्म है 1984 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल H से क्या हो जाएगा संस्थान, इसको गूगल कर लेना यार एक बार। सिकंदराबाद में स्थित है ये राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, आपका कलकत्ता में है, 1978 में ये बना था। अब कितने पेज रह गए हैं, 2 पेज रह गए हैं, हमारे वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई आई थिंक। इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं कौन कौन सी है, इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं आपकी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पता ही है सबको, इसकी फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। पूछा भी गया था आपसे ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने, उसमें ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। यार क्या हो रहा है स्क्रीन में, ठीक है, ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए, ठीक है, और एशिया के लिए या इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, ND। सर्वप्रथम 1950 के दशक में AFOB के साथ मिलकर अफ्रीका व एशिया के साथ दृष्टि बाधित उन्मूलन के लिए इन्होंने उपाय किए थे। AFOB अमेरिकन फाउंडेशन ऑब्जर्व्स ब्लाइंड,
फुल फॉर्म है इसकी। WHO ने CBR की अवधारणा प्रस्तुत की। CBR की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, ये याद रखना, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। CBR की फुल फॉर्म है यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पूछा जाता है कई बार, इसको ध्यान रखना। NGO नेशनल, एक सेकेंड, नेशनल लेवल के NGOs हैं स्पेशल बच्चों के लिए। HKL की फुल फॉर्म है हेलन केलर इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल फाउंडेशन, न्यूयॉर्क में है ये। इनकी स्मृति में अमेरिका फाउंडेशन फॉर ऑब्जर्व्स ब्लाइंड के नाम बदलकर इन्होंने HKL रख दिया था। WBO इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। WCWB वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड, 1984 में ये वाला आया था, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट पेज है साइट सेवर्स ब्रिटेन, व्यक्ति जन विल्सन ने स्थापना की थी इसकी। उसके बाद है विस्फोटक ब्लीडन मिशन, जर्मनी के ईसाई मिशनरी अर्नेस्ट जेकोब क्रिस्टोफल ने 1908 में एक मिशन शुरू किया था। इंडिया के NGO कौन कौन से हैं जो काम करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, वो है NAB नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, और इसमें जो है 18 ब्रांचेज़ हैं और 64 जो है हमारी यहाँ पर क्या है डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज़ हैं, और वैसे 18 ब्रांचेज़ हैं। और मुंबई में 1952 में बाय स्वर्गीय रुस्तम अप्पावाला द्वारा ये स्थापित किया गया था। NFW नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, ये दिल्ली में 1970 में ये बना था। BPA ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, फुल फॉर्म पूछी जाती है BPA की, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, अहमदाबाद 1945। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगों के कल्याण के लिए कई प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में कुछ है जो कि है DRC 1985 में डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुल फॉर्म पूछी जाती है CRC की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स। उसके बाद है नेशनल फॉर नेशन सेंटर्स डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, ये एक तरीके से संस्थाएं हैं। उसके बाद है नेशनल काउंसिल ऑफ हैंडीकैप्ड वेलफेयर, ठीक है। तो ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, जितना मैं इंपॉर्टेंट समझती हूँ स्पेशल एजुकेशन के लिए जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, मैंने कवर अप कर दिए हैं। मैं कोशिश करूँगी कल 3 से 4 घंटे की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज़ यार कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। यहाँ पर हमारी रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन है, ये इसका जो आंसर है वो है हमारा 0, ठीक है। और ये राजेश जी है, इनके ऑलमोस्ट आंसर्स ठीक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है 125। मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, बट मैंने इनको सॉल्व करके ही आंसर टिक किए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, इसका जो आंसर है वो है बी इज़ करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर है वो है डी, ठीक है। उसके अलावा 5th क्वेश्चन का हमारा है 3, 6, 7, 4, और 6 है हमारा संपादक। 7 1 इज वर्गमूल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है मेमना, और क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके अलावा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है बी, ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 14 का सी है, और सॉरी बी है, ठीक है, 14 का बी है हमारा। और उसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट है। 16 का बी ऑप्शन ठीक है, 27 इसका आंसर है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है गन्ना। एंड 21 का हमारा जो त्रिभुज है ट्रायंगल करेक्ट है। 22 का हमारा है 4168, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज़ करेक्ट एंड 24 का सी इज़ करेक्ट एंड 25 का लास्ट। तो आई थिंक जिनका भी ये पेपर है उनके एक आध ही क्वेश्चन आई थिंक गलत है, ऑलमोस्ट सारे ही ठीक है रीजनिंग में। अब हम आते हैं अपनी पेडागोजी सेक्शन पे, तो मैं ये साथ साथ आपको टिक करके बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय का आंतरिक मूल्यांकन संभाला जाता है। जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है वो कौन करता है? तो वो प्रधानाध्यापक करता है। ठीक है, राज्य सरकार, विद्यालय के समीप समुदाय, अभिभावक, ये सब बात की बात है। पहले तो जो प्रिंसिपल है वही उसका इवैल्यूएट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक के विद्यार्थियों से मधुर संबंध होने चाहिए क्योंकि बच्चे जो है क्लास में सहज महसूस करते हैं, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं, सीखने का वातावरण निर्मित होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है पहले, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अगर क्लास के अंदर इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी होगी? तो उसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। विवाद हो नहीं सकता, बहस हो नहीं सकती और सूचना तो आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है कि मैं अपनी क्लास में किसी बच्चे की जो प्रवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चे के साथ कड़ाई से तो पेश आपको आना ही नहीं है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाने के लिए कहना होगा कि बच्चों इससे दूर रहो, ये भी नहीं करना। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी कि वो जिन बच्चों के साथ रहता है हमें उनको चेंज करना होगा। तो देखो, हमें बच्चा चेंज करना है। ठीक है, तो बच्चे को चेंज करने के लिए हमें विद्यार्थियों को बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, हमें उसे मोटिवेट करना होगा, तभी वो चेंज होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक का उचित हथियार कह सकते हो आप। ठीक है, मतलब क्या उसको चाहिए? तो देखो, इसमें श्यामपट्ट का प्रयोग और अनुशासन तो बिल्कुल हट जाएगा। बचा हमारा कहानी कहना और प्रश्न पूछना। जब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे पेडागोजी के, मैंने उसमें बताया था, उसमें सेम क्वेश्चन था लेकिन उसमें प्रश्न पूछना नहीं था, तो हमने कहानी को टिक किया था। और मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में प्रश्न पूछना आ जाए तो आप प्रश्न को टिक करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न पूछना। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रश्न पूछना ही होना चाहिए। ठीक है, बच्चे इंटरैक्ट करते हैं उसमें, कहानी में सिर्फ आप बोल रहे हो, बच्चा सुन रहा है, तो दोनों में से बेस्ट ऑप्शन हमारा आस्क क्वेश्चन होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में ये पूछा गया है कि अगर आपके स्कूल में ऑब्जर्वेशन होती है तो आप इसका फेवर करते हैं। आप इसका फेवर क्यों करते हैं? तो जो इसमें पहला ऑप्शन है कि इससे क्या होता है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखो, ये पहली मतलब ये वाक्य ही गलत हो गया, तो पूरी स्टेटमेंट ही गलत है ये। और निरीक्षण के डर से कुछ अच्छे कार्य होते हैं। देखो, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो क्या अच्छे कार्य नहीं होते हैं स्कूल में? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर कि जो टीचर्स होते हैं उनको जो हाईली अथॉरिटी होती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं, उनसे हमें डिस्कशन करने का मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है, और जिससे एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट होता है और जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अगर आपको क्लास में अनुशासन बनाए रखना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखो, अनुशासन बनाए रखने के लिए अगर एक टीचर अपनी जो पढ़ाने का तरीका है वो उसका रोचक होगा, व्यवहारिक होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल होगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो बच्चा ना खुद ही अनुशासन में रहता है। ठीक है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 32 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देन हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, 33 पे है, आपकी दृष्टि से छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक श्रम द्वारा, मानसिक कार्य द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा जल्दी भी होता है और अधिक अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो टीचर के लिए उसकी नौकरी तो कह ही नहीं सकते, उसकी गरिमा एवं मर्यादा भी हो सकती है, छात्रों का विश्वास भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा है वो मूल्यवान है कि उसका फेथ होना, उसका टीचिंग में, ठीक है, आस्था होना उसकी। देखो, अगर उसकी आस्था नहीं होगी तो वो छात्रों का विश्वास कैसे जीतेगा, वो कैसे उसकी गरिमा बनी रहेगी, कैसे उसकी डिग्निटी बनी रहेगी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है।
35 है शिक्षण क्या है, तो टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है। 36 है हमारा शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, ठीक है। ना तो प्रिंसिपल हमें देखने आ रही है, ना विशेषज्ञ हमें देखने आ रहे हैं, ना समाज के जो लोग होते हैं, ठीक है, इलाइट पीपल होते हैं ना, वो हमें देखने आ रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं और वही हमारा मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। 37 क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कि है ना, तो ये बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है थ्योरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक जो प्रिंसिपल है उसको होना चाहिए, एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखना चाहिए, किसी भी टीचर के साथ उसको बायसनेस नहीं करनी चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, है ना, इंस्पायरिंग होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी इज़ करेक्ट। 39 है, एक अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो वो होता है छात्र और समाज के प्रति। अगर यहाँ पे छात्र और समाज अलग अलग होते तो छात्र आप करेक्ट करते। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है, ठीक है। अगर हम एक इफेक्टिव क्लासरूम की बात करें तो जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत, ठीक है। अगर एक जीवंत है, वो दोनों बात कर रहे हैं, टीचर और जो स्टूडेंट हैं, तो वो एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अब हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी आधा उत्तर देता है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, तो आप उसे क्या करेंगे, तो पुनर्बल प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, हम उसको मोटिवेट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आधा आंसर दिया है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि वो और बोले राइट आंसर तक पहुँचे, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र से किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन कौशल, कि हमारे बच्चे के अंदर है इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। होनी तो ये बाकी की चीज़ें जो 3 ऑप्शंस है, बट हमें बेस्ट चूज़ करना है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आप एक युवा अध्यापक है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। आप यंग टीचर है, तो आप बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे, नो। हरदम सच समझ कर विद्यालय जाएंगे, तो ये भी नहीं। धनी होने का रौब डालेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जो यंग टीचर्स होते हैं तो बच्चे को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, ठीक है। हम उनके लेवल पे जाके हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी जो बच्चों की जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा गलत क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो डांट कर तो उसे बैठाओगे नहीं, किसी बच्चे की सहायता से गलत प्रश्न को सही करोगे, ये भी नहीं हो सकता। और उदाहरण देकर हम बच्चों को गलती भी नहीं बता सकते। तो हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है, कि उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, कि प्रश्न के कारण उत्तर पर उसके प्रभाव को समझाएंगे, ठीक है। कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको ऐसे इनडायरेक्ट वे में हम एक तरीके से बता सकते हैं कि जो आंसर है वो ही चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, समाज में अलग रहना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तब आप कारण जानने का प्रयास करेंगे और मदद करेंगे, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और मैंने पहले ही बताया था कि टीचिंग में कोई भी आंसर आप लोग मतलब चूज़ करने से पहले जान लेना, जहाँ पर भी कारण दिया है तो आप उसको टिक करोगे। 47 है, श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है, स्वयं शिक्षक को उजागर करने के लिए नहीं, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए, छात्रों को सतर्क करने के लिए, शिक्षण की बात लिखने के लिए। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है, तो क्या सहायक है अधिक? तो छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, ठीक है, अगर उनकी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप अच्छा है तो ये बहुत ही जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक विद्यार्थी आपके पास एक समस्या लेकर आता है, तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। आप उसको ठीक से सुनेंगे और उसको उचित सलाह देंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम बी में इसको टिक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो रिलेटेड नहीं है हमारे करिकुलम से तो हम उसको नहीं बताएंगे उसका आंसर, हम उसको सुनेंगे, ठीक है। 50 है हमारा, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में कदम कदम पर उनको सही दिशा दे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, छात्रों को नियंत्रित रखे, कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे। तो कीप एन ओपन एनवायरनमेंट इन द क्लास, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पेडागोजी वाला सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जीके वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, बैडमिंटन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधानित करता है? तो 86वां संशोधन इसका आंसर है। विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। आगे है हमारा लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जे.बी. कृपलानी जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। असम की राजधानी दिसपुर, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे उसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिग्वे ली इसका जो है ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा में, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्यालय वगैरह थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा हमारा है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो फ्रांस है। भारत जापान जर्मनी की भी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 का इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। सच्चर कमेटी संबंधित है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के विषय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 62, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद जी ने ये नारा दिया था। किसने कहा जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन, बहुत ही फेमस कोटेशन है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का 27वां प्रदेश कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें 26वां पूछा हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड इसका करेक्ट ऑप्शन है, 27वां प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, किस वर्ष उत्तराखंड पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 2000, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला इसका करेक्ट आंसर है। किस वर्ष इग्नू की स्थापना हुई? करवाया हुआ है 1985, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है काकड़ापारा गंगा नदी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। अंडू करने के लिए बटन उपयोग होता है कंट्रोल Z। ओम्बिडमैन संस्था का उदय कहाँ हुआ है? स्वीडन इसका करेक्ट है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 5वीं योजना इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 74 है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? मूल्य संवर्धित टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स को हटा दिया गया। 75 क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, फिल्म सिनेमा के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1885 इज करेक्ट ऑप्शन। गोबू मरुस्थल कहाँ पर है? गोबू मरुस्थल मंगोलिया में है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका जो ऑप्शन है वो हेनसांग है, ठीक है। और हेनसांग और इत्सिंग
ठीक है। इन्होंने, ये दोनों ही 7वीं शताब्दी में आए थे। तो हेनसांग पहले आया था दोनों में से। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कौन सा आंसर ठीक बताती है, क्योंकि देखो दोनों ही 7वीं शताब्दी में आए थे, हेनसांग और रित्सिंग। तो इन दोनों में से जो पहले आया था वो हेनसांग है। बाकी देखते हैं यूनिवर्सिटी वाले क्या इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, वो किसने विकसित किया है? UNDP ने। क्वेश्चन नंबर 81 रह गया। पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो 1784 AD। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, PRADAN जो प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो इसरो इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है, तो ये देवी धुरा मेले में। भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए, तो कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी इसका आंसर है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, इंदिरा गांधी। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में लघुवीर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो जनपद टिहरी गढ़वाल इसका आंसर है। उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका जो ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे। आगे है हमारा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ठीक है। 95 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम है? सुकुमार सेन। अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? बृहस्पति इसका ऑप्शन करेक्ट है, बृहस्पति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जस्टिस UU ललित। ठीक है, ये मैंने करवाया भी हुआ था कि आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 243 का। निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। बछेंद्री पाल निशानेबाज है, तो बछेंद्री पाल निशानेबाज नहीं है, तो इसका ऑप्शन C इज करेक्ट है। ठीक है, मतलब करेक्ट है बट गलत है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 100, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण एवं सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा, तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा D। ठीक है, 5 6 2 3 4 1। ठीक है, 5 पहले आएगा विज्ञापन, देन उसके बाद 6 है, फिर 2 है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन D हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो पेपर ना इजी आया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा और वैसे भी जिनको प्रीवियस जो भी नॉलेज रही होगी, बहुत इजी पेपर आया हुआ है।